ठीक है। तो अब हम लोग इंक्रिप्शन डॉट php का यूज़ करेंगे। सबसे पहला ये फाइल को कॉपी करते हैं और हम पेस्ट करेंगे अपने कौन सा फोल्डर के अंदर, डेमो के अंदर, टुडे नाम के फोल्डर के अंदर। ठीक है, यही वर्क कर रहे हैं। पेस्ट करने के बाद क्लोज करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ एक फाइल आ गया हमारे पास। अब कौन सा पेज डेटा को इंक्रिप्ट करके इंसर्ट करेगा? यही तो पेज है जो डेटा को इंक्रिप्ट करेगा, है ना। तो देखो कहीं ना कहीं हमें वो इंक्लूड कराना होगा उस फाइल को, तो इंक्लूड इंक्रिप्शन ही है ना। ठीक है, इंक्लूड कराने के बाद अब इस इंक्रिप्शन डॉट php को ओपन करते हैं और इसका जो क्लास है इसका क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखो डॉलर सपोज करो सिक्योरिटी नाम का एक वेरिएबल बनाया इक्वल्स टू न्यू इंक्रिप्शन। अब ये क्या करेगा, डेटा को इनकोड करेंगे। तो डेटा को इनकोड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये वेरिएबल को कॉपी करेंगे और ये जो हमारे पास डेटा आ रहा है इसी को इनकोड करेंगे ना। तो डॉलर सिक्योरिटी एक्सेस टू इनकोड फंक्शन। ठीक है, सेम वे यहाँ पर भी ठीक है। तो ये इंपोर्ट मेथड फॉर्म देना थी फॉन्ट साइज थोड़ा और इतना तो डेली चलता है, इससे भी ज़्यादा ले जाएगा। ऑफकोर्स ठीक है। अब जो भी डेटा डेटाबेस में जाएगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगा, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि हमने जो साइज़ रखा था वो साइज़ को देखना होगा। मिनिमम हमारा 64 बिट होना चाहिए ना। कौन सा टेबल था, डेटाबेस था ABC है ना, और यूज़र नाम का टेबल था। ABC के अंदर टेबल था यूज़र। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर में जाना है और देखो हर जगह हमने कुछ अलग अलग यूज़ किए हैं। एडिट करते हैं, इसको भी चेंज पे क्लिक करेंगे और इसका लेंथ क्या कर देंगे। आईडी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आईडी तो ऑटो जनरेट हो रहा था, है ना। हमें नेम चेंज करना है, इसको कर देना 64 बिट। सेव, पासवर्ड को करना है 64 बिट। क्योंकि बेस 64 का मतलब क्या है, वो 64 बिट में डेटा स्टोर करेगा, चाहे वो आप एक अल्फ़ाबेट का लिखो या 2 अल्फ़ाबेट का लिखो। के लिए लेंथ वैल्यू क्या होती है? हाँ हाँ लेंथ वैल्यू 255 अगर लाइक 255 या 250 ले रहे हैं तो यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्यों लेंगे उतना बड़ा। ठीक है, तो हमारे पास 64 हो गया। अब कोई भी डेटा इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में डेटा स्टोर होगा ना। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटा था हम ड्रॉप कर देते हैं। अब इंडेक्स पेज ओपन करते हैं। आ गया।
अब अगर लॉगिन करते हैं, लिखे थे राम और पासवर्ड था 123, तो लॉगिन नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि अब वहाँ इनकोडेड फॉर्मेट में मैच करा रहे हैं डिकोडेड डेटा को। तो कहीं ना कहीं अब लॉगिन डॉट PHP जो था, यहाँ का कोड भी क्या होगा, देखो सेम ये दो कोड, तो वहाँ पर भी हमें ये फाइल इंक्लूड कराना पड़ेगा, और एन्क्रिप्शन फाइल को। ठीक, अब देखो ये UN और UP जो आ रहा है ये नॉर्मल फॉर्मेट में आ रहा है ना, राम 123। और देखो यहाँ पर जो डेटा हमारे पास मैच हो रहा है एग्जैक्टली ये नेम, तो ये नेम हमारे किस टाइप में है, एनकोडेड फॉर्मेट में है। तो एक डिकोडेड फॉर्मेट का डेटा और एनकोडेड फॉर्मेट का डेटा कभी मैच नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ क्या करना होगा, सेम सिक्योरिटी से एनकोड को कॉल करेंगे। इनकोडेड डेटा को इनकोडेड डेटा से मैच कराएंगे, क्या दिक्कत है? समझ रहे हो? यहाँ यूज़र राम डाला, राम आया, यहाँ राम आया ना, फिर वो इनकोड हो गया बेस 64 में। तो यहाँ का डेटा और जो डेटाबेस में डेटा है वो दोनों भी तो हमारे ये, तो वो इनकोडेड फॉर्मेट, ये इनकोडेड फॉर्मेट सेम होगा ना, क्योंकि सिक्योरिटी की जो हमने यूज़ किया वो सेम है दोनों के लिए। ठीक है, सेम केस पासवर्ड में भी हम मैच करेगा दोनों जगह। ठीक है, अब देखते हैं लॉगिन करने देता है कि नहीं। राम 123 दे दिया। अब ये डेटाबेस का जो डेटा था वो डेटा दिखा रहा है कि हाँ भाई वाकई में इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है। तो देखना यहाँ कहीं ना कहीं हमने उसको दिखाया था, ये देखो नेम प्रिंट करा रहे ना, तो इसको क्या करेंगे, ये तो इनकोडेड फॉर्मेट में दिखा रहा ना, अब उसको डिकोड करना पड़ेगा। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमें अनडिफाइंड UN, आ गया वापस। तो बेस 64 जो हमने उस दिन देखा था, बेस 64 अंडरस्कोर इनकोड या बेस 64 अंडरस्कोर डिकोड जो URL में यूज़ करते थे, वो तो यहाँ यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा सिक्योर नहीं है, क्योंकि वो डेटा डिकोड फंक्शन से पास कराते थे और डिकोड हो जाता था नॉर्मली। MD5 और SHA-1 नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वो इनक्रिप्ट होता, डिक्रिप्ट होता ही नहीं है। तो बेस 64 देखें कि कैसे यूज़ होता है। अब जो सिक्योरिटी पढ़े हो, अब वो सिक्योरिटी सब यूज़ होने लगेगा कि सेशन में क्या चीज़ डालना है, क्या चीज़ आप डिटेक्ट करोगे, ये आपके ऊपर अब डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि सपोज़ करो आप देखना चाहते हो कि डायरेक्टली कोई ये लॉगिन पेज एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, ये जो लॉगिन पेज है login.php, ये डायरेक्टली कोई एक्सेस करता है, तो आप कैसे डिटेक्ट कर पाओगे कि डायरेक्टली एक्सेस किया गया है कि हमारे index.php से आया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली जब एक्सेस होगा तो आप सोचना कि index.php को रन करने के लिए दो चीज़ क्या चाहिए, एक हमें चाहिए यूज़र नेम और एक चाहिए यूज़र पासवर्ड। ये दो वेरिएबल्स तो हमें चाहिए ही चाहिए, तभी जाके हम इस पेज को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉसिबल है इस पेज को डायरेक्टली रन कर पाना, नहीं ना। और अगर हैकर रन भी करता है या कोई भी नॉर्मल यूज़र रन करता है तो हमें क्या करना होगा, किस तरीके से डिटेक्ट करेंगे कि ये वाकई में किसी पेज से होकर आया है कि नहीं आया है। ठीक है, सबसे पहले तो ये मैटर करता है कि हम डिटेक्ट कर पाए कि ये किस पेज से होकर आया है या डायरेक्टली इस पेज को एक्सेस किया जा रहा है। तो देखो login.php किस पे डिपेंडेंट है बोलना, index.php पर डिपेंडेंट है। तो कहीं ना कहीं अब हम index.php में कुछ ऐसा सेशन में वेरिएबल डालेंगे अपने सिंक्रोनाइजेशन के लिए कि अगर login.php में आता है कोई भी यूज़र, वो प्रोसेस के थ्रू आए या विदाउट प्रोसेस आए। ठीक है, मतलब डायरेक्टली URL बार में login.php लिख कर आए या फिर हमारे बटन पे लॉगिन बटन पे क्लिक करके आए, तो दोनों प्रोसेस हो सकता है। तो प्रोसेस और विदाउट प्रोसेस से आता है तो हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं अगर index.php विजिट किया होगा तो वो वेरिएबल ऑटोमेटिक सेशन में आया होगा, तो वो हम चेक करेंगे login.php में। अगर वो वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब वैलिड है, वो विजिट ही नहीं किया होता हमारा फर्स्ट पेज से, इसका मतलब वो वेरिएबल बनता ही नहीं। ठीक है, तो देखो सेम चीज़ जैसे ही हमारा इस पेज पे आएगा तो हमें चेक करना होगा सबसे पहला सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। ठीक है, सेशन को स्टार्ट किया हमने,
फिर सेशन में एक वेरिएबल डालेंगे, सेशन अंडरस्कोर सपोज $_ सेशन। लॉगिन इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, सबसे पहला हमने फर्स्ट पेज में लॉगिन भी फॉल्स रखा है। ठीक है, तो लॉगिन फॉल्स का मतलब यूज़र अभी लॉगिन नहीं किया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब हमने एक तरीका का वेरिएबल बनाया लॉगिन फॉल्स है, इसका मतलब यूज़र इस पेज को विजिट किया होगा तभी तो लॉगिन फॉल्स बना होगा। ठीक, तो जैसे ही यूज़र इस फॉर्म में डेटा सबमिट करे या इस फॉर्म में डेटा सबमिट करे, सेशन का जो वेरिएबल है तो दोनों पेज में एक्सेस होगा ना। तब सेकेंड काम क्या करना है, login.php में जाएंगे, सेशन स्टार्ट किया। सेशन स्टार्ट करने के बाद हम चेक करेंगे if is set $_ सेशन लॉगिन। ठीक है, अगर सेशन में लॉगिन है तब तो हमारा काम करेगा नहीं ये इंक्लूड वाला। तो अगर सेशन में लॉगिन है इसका मतलब होम पेज से आया, मतलब index.php से आया है। तो अगर हमने यहाँ पर नॉट लगा दिया तब नॉट सेट, तो ये क्या करेगा वापस हेडर ठीक है। एल्स पार्ट में ठीक है, अगर $_ सेशन लॉगिन नहीं है नॉट, तो किस में चला जाएगा वापस index.php में, मतलब इस पेज को डायरेक्टली एक्सेस किया जा रहा था URL बार पे। ठीक है, एल्स पार्ट में अब इसका मतलब सेट है तभी तो एल्स पार्ट में गया, तो एल्स पार्ट में आया तो ये क्या करेगा, बाकी सब जो काम करना है किया। ठीक है, सबसे पहला तो इस तरीके से ये जो हमने वेरिएबल बनाया है ये आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग या अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे कि कौन सा पेज किस डेटा की विदाउट एक्सेस नहीं करने देना है। ठीक है, अब रहा सेशन हाईजैक हो जाता है। आपने ये डेटा सिंक्रोनाइज किया कि होम पेज में भाई अगर होम पेज जैसे विजिट करेगा हमारा लॉगिन नाम का सेशन में वेरिएबल होगा, लॉगिन पेज विजिट करेगा तो सबसे पहला हम चेक करेंगे क्या हमारा सेशन में वेरिएबल लॉगिन नाम का बना है कि नहीं। तो सेशन हाईजैकिंग में क्या करता है हैकर, जैसे आप लॉगिन पेज को विजिट किए आपका सेशन हाईजैक करेगा। सेशन हाईजैक जब करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर पेज को एक्सेस करने के लिए कौन कौन से सेशन में वेरिएबल्स ऑलरेडी चाहिए। ठीक है, तो हैकर वो पता कर लेता है। वो किस तरीके से पता करता है, सेशन हाईजैकिंग के थ्रू। अब पता कर लिया तो वो क्या करेगा, सेम पेज का URL कॉपी करेगा अपने वेब ब्राउज़र में, अपने लैपटॉप के वेब ब्राउज़र में, और वो डेटा एक्सप्लिसिटली क्रिएट करेगा। ठीक है, वो सेशंस पूरा डेटा जो होगा क्रिएट करेगा सेशन हाईजैकिंग के थ्रू ही, और ऑथेंटिकेशन ले लेगा आपके सर्वर से। और जैसे ऑथेंटिकेशन मिल जाएगा उसको सर्वर से, क्योंकि उस पेज को एक्सेस करने के लिए सर्वर की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, वो जितना सेशन वेरिएबल चाहिए था वो पूरा क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। अब क्या होगा, आपका जो स्क्रीन का जो वेब ब्राउज़र में जो भी काम कर रहे हो वो उसे भी विजिबल होगा, लेकिन वो जो काम करेगा आपको विजिबल नहीं होगा। मतलब आप अपना नॉर्मल फेसबुक चलाओगे एज ए नॉर्मल यूज़र, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका फेसबुक अकाउंट दूसरी जगह भी ओपन हुआ है, लेकिन वो आपका फेसबुक अकाउंट आपकी तरह आपका यूज़ कर रहा है अपने तरीके से। ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, फेसबुक कहीं ना कहीं उतना प्रोटेक्शन नहीं दे पाता है। आप मल्टीपल जगह आप सेम फेसबुक अकाउंट को ओपन कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं अब आपको लॉजिक लगाना है कि कोई भी यूज़र अगर लॉगिन करता है तो सबसे पहला आपको क्या क्या काम करना चाहिए कि मल्टीपल लॉगिन अलाउड नहीं करना है। सपोज़ करो हम चाहते हैं कि हमारे पास एक वेबसाइट है, अगर वो यूज़र अपने अकाउंट में लॉगिन किया है तो कोई यूज़र सेम यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन नहीं कर पाएगा। ठीक है,
मतलब एक ही फैमिली मेम्बर सपोज करो सबका एक दूसरे के पास यूज़र नेम पासवर्ड है, अगर कोई लॉगिन किया है तो दूसरा को लॉगिन नहीं करने देना, हमें ऐसा चीज़ चाहिए। तो क्या करोगे? तो कहीं ना कहीं आप बहुत तरीके से सोच सकते हो। आप ये सोचना कि जैसे ये अपने वेबसाइट में या हमारे सर्वर पे लॉगिन करेंगे, इनका जो सेशन का जो वेरिएबल्स होगा अलग होगा। ये जब लॉगिन करेंगे तो सेम वेरिएबल क्रिएट होगा, लेकिन इनके लिए वैल्यूज़ अलग अलग होंगे। मतलब एक तरीके से ये सोचो कि एक यूज़र का एक सेशन का एरे मिल जाता है, समझ में आया? वो एरे इन्हीं के लिए होगा। दूसरा, अगर यूज़र लॉगिन करता है तो दूसरा यूज़र जब आएगा उसके लिए सेशन अलग होगा, तीसरा यूज़र जो आएगा उसके लिए सेशन अलग होगा, क्योंकि आईडी अलग अलग होता है। और आईडी अलग अलग मतलब इनडायरेक्ट वे में उस एरे का वेरिएबल अलग अलग है। तो कभी भी सेशन का डेटा एक यूज़र से दूसरा यूज़र शेयर नहीं होगा। ठीक है, वो शेयर करने के लिए हम डेटाबेस का हेल्प ही लेते हैं। तो सपोज़ करो ये जब लॉगिन कर गए तो कहीं ना कहीं हमें टेबल में ऐसा कॉलम बनाना पड़ेगा कि नंबर ऑफ़ यूज़र्स। सपोज़ करो टेबल में एक कॉलम बनाया हमने, नंबर ऑफ़ यूज़र्स। ये जैसे ही लॉगिन होंगे तो वो पर्टिकुलर कॉलम का जो डेटा होगा वो एडिट होकर वन हो जाएगा, समझ में आया? सेकेंड यूज़र जैसे सेम यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन करेगा तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि यूज़र नेम पासवर्ड वैलिड है क्या। अगर वैलिड है तो उसका वो नंबर ऑफ़ यूज़र्स नाम का कॉलम चेक करेंगे। अगर वो 0 है तब जाके इनको लॉगिन करने देना है, एल्स नहीं लॉगिन करने देना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस टाइप का लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको भी। तो इस तरीके से हम मल्टीपल यूज़र्स को रोक सकते हैं। लेकिन अब आईपी एड्रेस चेंज हो गया, ये तो डेटाबेस की बात रही कि डेटाबेस से हम रोक सकते हैं इस तरीके से। तो डेटाबेस हाईजैक करके यूज़र वहाँ पर मैनुअली, अगर इन्होंने लॉगिन भी कर लिया है फिर भी ऑथेंटिकेशन के बाद किसी हैकर ने उसको क्या कर दिया, बोलो 0 कर दिया। ठीक है, सेशन जो डेटाबेस हाईजैक होता है मतलब एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू, तो उसमें क्या होता है, मैनुअली कोई क्वेरी चलाता है रिमोट सर्वर से और आपका टेबल अपडेट हो जाता है। वो बैठे बैठे रिमोट सर्वर से ही आपका यूज़र नेम पासवर्ड चेंज कर देगा या कोई भी कॉलम का डेटा एडिट कर देगा। ये लॉगिन किए, लॉगिन करते साथ उसने क्या कर दिया, सीधा 1 कर दिया। लेकिन जब हैकर लॉगिन करेगा वो सबसे पहला चेक करेगा लॉगिन क्यों नहीं करने दे रहा है। तब पता चलेगा कहीं ना कहीं आरएनडी से कि भाई ये जो इसका बैकएंड है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कॉलम्स पे कि कितना यूज़र लॉगिन कर रहे हैं एक अकाउंट से। तो क्या करेगा, एक्सप्लिसिटली मॉडिफाई कर देगा आपके उस पर्टिकुलर कॉलम का एक पर्टिकुलर इंडेक्स, और वो फिर वापस 1 था जो 0 कर देगा। अब उनको प्रॉपर ऑथेंटिकेशन मिल जाएगा, ये भी यूज़ कर रहे हैं वो भी यूज़ कर रहा है। तो ये भी सोचना पड़ता है कि किस तरीके से ऑथेंटिकेशन मिल जाएगा। कम्प्लीटली आप डेटाबेस पे सिक्योरिटी डालोगे तो वो हाईजैक होकर कम्प्लीटली चेंज भी किया जा सकता है। फिर हमें क्या करना होगा, कहीं ना कहीं फिर मैक एड्रेस पे ही वर्क करना पड़ेगा। कोई अगर आ गया है हमारे अकाउंट में लॉगिन कर गया है तो उसके सेशन में मैक एड्रेस डाल देंगे। ठीक है, उनका जो सेशन आईडी होगा वो सेशन आईडी हम डेटाबेस में स्टोर कर देंगे सबसे पहला, जो भी सेशन आईडी इनको अलॉट किया गया होगा। और हर बार जितनी बार ये एक पेज से दूसरी पेज जाएंगे वो हर बार जो सेशन आईडी रीजनरेट होगा उस पर्टिकुलर टेबल में अपडेट होता चला जाएगा। तो इससे कोई डेटा हमारा फिक्स रहा नहीं, टेबल बार बार अपडेट हो रहा है रैंडमली, जितना पेजेस ये आगे पीछे जा रहे हैं हर बार नया आईडी जनरेट हो रहा है, और हर बार नया आईडी वहाँ कहाँ से हो रहा है, टेबल के कॉलम में। तो हैकर जो सपोज़ करो अभी उसने हाईजैक किया, हाईजैक करके वैल्यू चेंज कर दिया, तो वैल्यू तो हम कभी चेक ही नहीं कर रहे हैं, इनका जो प्रीवियस डेटा है वही सब इंसर्ट कर रहे हैं, कभी तो हमें वैल्यू से मतलब ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं उस तरीके से हम सेशन हाईजैकिंग रोक सकते हैं। ठीक है, अब हमें एक प्रॉपर फॉर्म चाहिए। ठीक है, जैसे फेसबुक का फॉर्म होता है जिसमें यूज़र नेम होता है, यूज़र पासवर्ड होता है, ईमेल आईडी होता है, कॉन्टैक्ट नंबर होता है, लोकल एड्रेस होता है, परमानेंट एड्रेस हुआ, जेंडर हुआ। फिर हम कुछ सिर्फ फेसबुक को सोचते हुए नहीं बनाना चाहते, हम चाहते हैं कि जैसे एक जॉब पोर्टल वेबसाइट बनाना है, सपोज़ करो हमें कंप्लीट जॉब पोर्टल, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, फाइल अपलोडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम फाइल अपलोडिंग करेंगे, जिससे कि अब हम फाइल अपलोडिंग का पूरा कोड अपने तरीके से बना सकें कि फाइल यूज़र अपलोड कैसे करेगा। फिर आगे हो सके होप से देखते हैं कि आज कोशिश करते हैं कि कस्टम फाइल अपलोडिंग भी पढ़ा दें, लेकिन वो कम्प्लीटली एजेक्ट बेस्ड होगा। कस्टम फाइल अपलोडिंग थोड़ा प्रॉब्लम देता है क्योंकि आपको दिखा देते हैं किस टाइप का प्रॉब्लम आएगा। सपोज़ कीजिए यहाँ पर हम एक चीज़ बना रहे हैं, इनपुट टाइप फाइल, कुछ भी लिख कर हम यहाँ सेव करते हैं। अब इसको अगर हम रन करते हैं तो देखना ये कैसा आउटपुट देता है। दिया चूज़ फाइल, दिया ना, इनपुट टाइप फाइल हमने लिखा,
तो इसमें क्या काम आया, एक तो हमारे पास ऑटोमेटिक एक बटन बन गया चूज़ फाइल, और यहाँ देता है नो फाइल चूज है, देता है ना। इस पर जब क्लिक किया करते हैं इनमें से किसी पे भी, या तो इस पर क्लिक करो या इस पर क्लिक करो, तो अब हमारे पास ब्राउज का ऑप्शन आता है। फेसबुक में आप क्या करते हो, आप अपने अकाउंट पिक्चर पे जैसे फ़ोटो पे जाते हो, वहाँ पर कोई एक डिव आता है, वहाँ लिखा हुआ होता है अपलोड योर न्यू फोटो या क्लिक हियर टू अपलोड या अपडेट योर पिक्चर, कुछ इस टाइप का प्रोफाइल पे किस तरीके का आता है ना। आप उस पर क्लिक करते हो, ब्राउज का ऑप्शन आ जाता है। तो क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है, कोई आइडिया है? jQuery लगभग पढ़ चुके हो, कौन नहीं पढ़ा है रियली में बताओ। सर से हमने पूछा था, बोले कि 2 ही 4 कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो jQuery नहीं पढ़ा है। आपसे या उनसे हम jQuery वगैरह नहीं पढ़ाएंगे। jQuery तो ही पढ़ाएंगे, लेकिन बोले रहता है अभी, बोले थे कि जावास्क्रिप्ट पर क्लियर हो जाता है। नहीं पढ़े हो jQuery, कोई नहीं पढ़ा है इसमें। पढ़े होंगे, पता नहीं चलेगा क्यों? कोई रीज़न? डाउट पूछते हो सर से, फिर सॉल्व नहीं होता है, फिर jQuery एक प्रैक्टिकल चीज़ है, कोई थ्योरी है ही नहीं उसमें। कुछ गिने चुने फंक्शन से जो रिपीटेडली यूज़ करना होता है, बस। एक ATTR हो गया, एक var हो गया, फिर उसके बाद एक CSS हो गया, एक एनिमेट हो गया, ठीक है। स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, स्लाइड टॉगल, क्लिक ऑन, डबल क्लिक, माउस ओवर, माउस आउट, होवर, बस इतनी फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, और तो है ही नहीं कुछ jQuery में। तो शायद अगर हम इसे कराएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। इसके पीछे कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है कि कुछ आपने ट्रिगर फंक्शन पढ़ा होगा, या फिर किसी बटन पे हमें प्रोग्रामिंग के थ्रू या कोडिंग के थ्रू क्लिक करवाना है, तो आप क्या करते हो, उस डिव का आईडी ले लिया या डिव का नेम ले लिया, कुछ भी डॉट क्लिक कर देते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप क्लिक हो जाएगा, इवेंट्स ऑटोमेटिक जनरेट होंगे। हमने भी कुछ इसी तरीके से कस्टम फाइल अपलोडिंग बनाया है, ठीक है। ये हमने भी यूज़ किया है इनपुट टाइप फाइल, लेकिन उसके CSS में जाकर हमने स्टाइल का क्या किया है, हिडन कर दिया इसको। मतलब हिडन मतलब ये दिखेगा ही नहीं आउटपुट में, ठीक है, लेकिन ये चीज़ है वहाँ, आपको दिखाते हैं वो कोडिंग भी। ज़्यादा टफ कोडिंग नहीं है, अगर आपको समझ में आता है तो jQuery थोड़ा बहुत तो फार बेटर है। कस्टम फाइल अपलोड कहीं होगा देखना। हाँ, ये नॉर्मल ही अपलोडिंग है PHP के थ्रू। ये वाली कौन हमने पढ़ाया है क्या? हाँ यही है। अब देखो यहाँ फॉर्म हमने लिखा है जिसका आईडी है माई फॉर्म, ये तो एजेक्स के लिए हमने यूज़ किया, ठीक है। यहाँ कहीं है इनपुट टाइप टेक्स्ट और नेम में है यूज़र नेम, मतलब इसमें हम कुछ ऐसा चीज़ रिप्रेजेंट किए हैं कि टेक्स्ट और बाइनरी डेटा दोनों फॉर्म के साथ कैसे सबमिट होगा। आपने देखा होगा आजकल के पहले की वेबसाइट्स में एक पूरा फॉर्म होता था जिसमें यूज़र नेम, यूज़र पासवर्ड, कॉन्टैक्ट नंबर सारा चीज़ ले लेता था, लेकिन पिक नहीं लेता था, ठीक है। या आपका पूरा कंप्लीट प्रोफाइल का रिज्यूम वगैरह नहीं लेता था। नेक्स्ट जब करते थे तो सेकेंड प्रोसेस में चला जाता था रजिस्ट्रेशन का, वहाँ आपका बोलता था कि आप रिज्यूम वगैरह जो है अपलोड कीजिए। थर्ड स्टेप पे जैसे नेक्स्ट कर रहे थे तो आपको बोला जाता था कि आप अपना पिक ब्राउज कीजिए, और जब फाइनली आप क्लिक करते थे तो वो जाके पूरा डेटाबेस में अपडेट करता था। ये डीमेरिट था पहले कि हमारा जो डेटा है, मतलब टेक्स्ट बेस्ड डेटा एज वेल एज बाइनरी जो इमेज डेटा होगा, वो दोनों कंबाइंड ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए हमें क्या करना होगा, एजेक्स पे स्विच करना पड़ता है कि हम डेटा भी साथ साथ भेज रहे हैं, बाइनरी टेक्स्ट बेस्ड डेटा और बाइनरी डेटा, मतलब इमेज हो सकता है, MP3 हो सकते हैं, वीडियोस हो सकता है, किसी भी टाइप का डेटा अपलोडिंग कर सकते हैं हम उसका। देखो यहाँ पर हमने लिखा है इनपुट टाइप फाइल लिखा है ना, और आईडी लिखा है ओरिजिनल अपलोड बटन लिखा है, स्टाइल में है डिस्प्ले नन, मतलब ये दिखेगा ही नहीं, नेम में है माई ऐप मतलब माई फाइल, ठीक है, कंप्लीट। इनपुट टाइप बटन है, वैल्यू लिखा हुआ है चूज़ फाइल, और आईडी है माई अपलोड बटन, ठीक है। इसका सर आउटपुट देखते हैं किस टाइप से दिख रहा है।
एक टेक्स्ट फील्ड आएगा और एक बटन आएगा, ठीक है। ये टेक्स्ट फील्ड किसके लिए है, देखो यहाँ लिखा था ना हमने, इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम में यूज़र नेम सेंड करने के लिए, ठीक है। मतलब अगर ये चीज़ हटा दे तो हमें इनपुट टाइप फाइल का कोई आउटपुट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। सिर्फ हमें कौन सा बटन दिख रहा है, चूज़ फाइल बटन दिख रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो ब्राउज़ का भी ऑप्शन आ जाएगा, आया। लेकिन क्या कॉन्सेप्ट था, जैसे ही हम माई अपलोड बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, देखना अब jQuery पे आते हैं, जैसे ही माई बटन पे क्लिक हुआ, आया माई अपलोड बटन, क्लिक इवेंट जनरेट होते ही ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। इसके अंदर हमने क्या किया, हैश और ओरिजिनल अपलोड बटन, देखना ओरिजिनल अपलोड बटन किसका रखा है हमने, इनपुट टाइप फाइल का। देखो इनपुट टाइप फाइल का हमने आईडी क्या रखा है, ओरिजिनल अपलोड बटन, ठीक है। इस पे कोडिंग के थ्रू हमने देखो क्लिक इवेंट जनरेट किया, ठीक। जैसे ही उस पर क्लिक हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, ब्राउज का ऑप्शन आपके पास आ चुका, ठीक। ब्राउज का ऑप्शन आया तो कैसे हम डिटेक्ट करेंगे कि ब्राउज किया कि नहीं किया। इसका पहले जो एग्जांपल था इसमें देखना, इसमें यहाँ लिख रहा है नो फाइल चूजन। जैसे ही कोई फाइल सेलेक्ट करते हैं तो उसका कंटेंट चेंज हो जाता है, पाथ चेंज हो गया desert.php, मतलब इस पे चेंज इवेंट जनरेट हुआ। तो देखो यूज़र जैसे ही अपलोड उस बटन पे, चूज फाइल पे बटन पे क्लिक किया था तो ओरिजिनल बटन पे हमने कोडिंग के थ्रू क्लिक कर दिया, ठीक है। अगर कोई फाइल सेलेक्ट किया होगा तो माई अपलोड बटन में चेंज इवेंट जनरेट हुआ होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा। चेंज हुआ तो वो क्या करेगा, माई फॉर्म जो आईडी था फॉर्म का, देखो आईडी था ना माई फॉर्म का, दिख रहा है। तो उस आईडी के फॉर्म को क्या कर रहा है, कोडिंग के थ्रू सबमिट भी कर रहा है, मतलब दूसरे पेज को सबमिट कर रहा है। अब देखना किसको सबमिट किया, माई फॉर्म को सबमिट किया। यहाँ नीचे कोडिंग देखना, माई फॉर्म जब भी सबमिट होगा, सबमिट इवेंट पढ़ा है jQuery में ना, माई फॉर्म जब भी सबमिट होगा तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होते ही सारे इवेंट्स को हटा देना है। मतलब एक बार आपने फॉर्म के बटन पे क्लिक कर दिया सबमिट पे, तो आप क्या कर सकते हो, स्क्रॉल भी तो कर सकता है यूज़र, फिर कहीं और भी तो क्लिक कर सकता है। तो जब फॉर्म प्रोसेस हो रहा है तो हमने सारे इवेंट्स को डिसेबल कर दिया, ठीक है। अब कहीं पर भी क्लिक करेगा कोई इवेंट जनरेट नहीं होगा, क्लियर। तो सारा का सारा इवेंट हट गया। अब देखना, अब यहाँ से स्टार्ट होता है एडवांस एजेक्स। एक तरीके से ये न्यू फॉर्म डेटा एक बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास jQuery में बना बनाया क्लास है, ठीक है। इसको हमने क्या किया, दिस मतलब करंट फॉर्म, कौन सा करंट फॉर्म, 0 नंबर इंडेक्स। तो हम जब जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि अगर H1 तीन H1 हमारे बॉडी के अंदर है, अगर पहला H1 को एक्सेस करना होता तो 0 नंबर इंडेक्स से भी एक्सेस कर सकते थे, सेकंड एक्सेस करना होता तो 1, थर्ड एक्सेस करना होता था 2। तो सेम केस फॉर्म के साथ भी होता है। अगर हमारे पास 3-4 फॉर्म है तो पहला फॉर्म कितने नंबर इंडेक्स पे होता है, 0 नंबर इंडेक्स पे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, पहला फॉर्म का एड्रेस किसके पास भेज दिया, फॉर्म डेटा के पास भेज दिया, ठीक है। और ये हमारे पास स्टोर हो गया फॉर्म डेटा में। अब $.ajax आप लोगों ने तो ये पढ़ा है, एजेक्स जब पढ़ा रहे थे तो देखो एजेक्स स्टार्ट किया। यूआरएल में हम क्या करते हैं, एक्शन, जो हम फॉर्म मेथड और एक्शन लिखते थे फॉर्म में, तो मेथड और एक्शन अब तो एक्जैक्टली हम हटा चुके हैं वहाँ से। तो अब क्या हो रहा है, जो यूआरएल में हमारे क्या होता है, एक्जैक्टली एक्शन 1.php 2.php जैसे यहाँ पर डालते थे। देखो ये एक्शन लिख रहे हैं ना, login.php। तो एजेक्स जब यूज़ करते हैं तो ये कहाँ चला जाता है, एजेक्स के अंदर यूआरएल में आ गया। टाइप है पोस्ट, मतलब जो एक्शन में लिखते थे गेट या पोस्ट, वो यहाँ आ जाता है। डेटा, जो डेटा भेजते थे वो किस तरीका सा वो होता था, serialize फंक्शन से करते थे, या तो v1 इक्वल्स टू जो होता था वेरिएबल 1 इक्वल्स टू वैल्यू 1 एंड वेरिएबल 2 इक्वल्स टू वैल्यू, जो सिंटेक्स पढ़ाए थे वो सिंटेक्स यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम किसका यूज़ कर रहे हैं, फॉर्म डेटा का। फॉर्म डेटा क्यों, क्योंकि वो बाइनरी डेटा भी होगा और टेक्स्ट बेस्ड डेटा भी होगा, दोनों टाइप के डेटा को ट्रांसफ़र करना है। वो तो हमारे नॉर्मल एजेक्स का बस की बात नहीं है वो करना। तो मिक्सअप डेटा ट्रांसफ़र जब भी करेंगे तो कहीं ना कहीं अलग अलग स्ट्रीम होना चाहिए ना, ताकि बाइनरी डेटा और हमारा टेक्स्ट बेस्ड डेटा एक साथ एक दूसरे को क्रॉस ना करे। एसिंक्रोनस हमने फॉल्स कर दिया है, बाय डिफ़ॉल्ट एसिंक्रोनस ट्रू होता है। एसिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, मल्टीपल रिक्वेस्ट को हैंडल करना एट अ टाइम, ठीक है। सपोज करो आप वेबसाइट जब विजिट करते हो तो एक इमेज ऊपर लोड होता है, कभी कभी लास्ट वाला इमेज भी लोड हो जाता है, फिर मिडिल का इधर उधर का रैंडमली इमेज अपलोड होता है। तो एसिंक्रोनस का मतलब क्या होता है,
कि अगर आपने एक बटन पे क्लिक कर दिया है और वो रिक्वेस्ट किया है सर्वर के पास, तो आपको दूसरा रिक्वेस्ट जनरेट करने के लिए वेट नहीं करना होगा कि प्रीवियस रिक्वेस्ट अब तक आया नहीं, सेकंड रिक्वेस्ट हम जनरेट नहीं करेंगे। समझ रहे हो? तो फर्स्ट रेस्पॉन्स आने का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, सेकंड रिक्वेस्ट आप फिर से डाल सकते हो। ये होता है एसिंक्रोनस। तो हमने उसको पॉज कर दिया है, कैश डिसेबल कर दिया है। कैश इसलिए डिसेबल कर दिए, अगर कैश डिसेबल नहीं करते तो सपोज करो पहला जो 1.jpg वो अपलोड कर रहा है, सपोज को कोई भी इमेज, वो किसी एनिमल का था, अब उसने उसको डिलीट कर दिया और किसी फ्लावर का इमेज डाउनलोड किया और उसका अभी नाम रख दिया है 1.jpg। तो कैश में क्या होता है, 1.jpg अगर एक बार कहीं एनिमल वाला अपलोड किया होगा वही फिर अपलोड हो जाएगा, वो डालेगा फ्लावर का फिर भी अपलोड हो रहा है वन एनिमल का। तो ये कहीं ना कहीं कैश को हटाने के लिए हमने यूज़ किया है कि कैश डिसेबल कर दिया, और जो कैशे में कोई भी फाइल का नेम हो उससे मतलब नहीं है, ओरिजिनल जो फाइल अपलोड किया है क्लाइंट वही क्लाइंट का ट्रांसफ़र होना चाहिए। ठीक है। कंटेंट टाइप भी फॉल्स रखा है, कोई कंटेंट टाइप नहीं है। क्यों? ना तो HTML फॉर्मेट में जाएगा ये डेटा, ना तो ये JSON में जा सकता है, ना XML में जा सकता है, क्योंकि बाइनरी में जाएगा ये। समझ रहे हो मेरी बात? तो बाइनरी भी ट्रांसमिट हो रहा है और कहीं ना कहीं हमारा टेक्स्ट बेस्ड डेटा भी ट्रांसमिट हो रहा है, तो एक डेटा टाइप तो है ही नहीं, तो इसलिए हमने कंटेंट टाइप फॉल्स किया है। और प्रोसेस डेटा फॉल्स कर दिया। प्रोसेस डेटा फॉल्स करने का मतलब क्या है? रिवर्स हमारे पास कोई सिंक्रोनाइजेशन मैसेज नहीं आना चाहिए, अपलोड कर लो बस, काम खत्म। ठीक है। सक्सेस जब होगा तो हमारे पास जो हम PHP फाइल होगा, मतलब कौन सा, अपलोड handler.php, वो जो भी डेटा रेस्पॉन्स में देगा वो हमारा अलर्ट बॉक्स में डिस्प्ले हो जाएगा कि फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली या कुछ भी। ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास अपलोड handler.php है ना। अब ये क्या करेगा, यहीं से स्टार्ट होता है सारा चीज़, फाइल अपलोडिंग का नॉर्मल। वो तो एक एडवांस पार्ट था, लेकिन ये वाला पार्ट तो हर जगह होगा। तो ये जो देखना MYF क्या होता है, ये MYF हमारा इनपुट टाइप फाइल का नेम है ना। देखो, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली जो भी फाइल अपलोड हुआ होगा इसी पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड में सारा डिटेल्स होगा ना उसका। तो 2 डायमेंशनल एरे प्रोवाइड करता है हमारा कौन सा, PHP। तो पहला होता है जिसका रेफरेंस, जिसमें फाइल आपने अपलोड किया, और दूसरा जो होता है ये वेरिएबल प्रीडिफाइंड होता है। ठीक है। तो हमने MYF से नेम लिया तो एग्जैक्टली उस फाइल का नेम दे देगा, 1.jpg 2.jpg जो भी होगा। ठीक है। MYF से टाइप लेंगे तो ये माइन टाइप देगा। माइन टाइप मतलब image/jpg, image/png, image/gif, इस टाइप का। ठीक है, किस फॉर्मेट में है। MYF साइज ये बाइट्स में देगा। समझ में आया कितने बाइट का इमेज है। एरर, कोई भी एरर होगा तो इसका मतलब 2, 3, 4, 5 कुछ भी ऐसा होगा। तो कोई भी एरर सर्वर साइड से, मतलब क्लाइंट साइड से अपलोड जब हो रहा है तो ISP का एरर हो सकता है, क्लाइंट हो सके डिस्कनेक्ट हो गया, उसका नेट सर्वर डाउन चल गया, किसी भी टाइप का एरर होगा तो ये वेरिएबल देगा आउटपुट में एरर। और MYF टेम्प अंडरस्कोर नेम क्या करता है, एग्जैक्ट डेटा होल्ड करता है। वो इमेज एग्जैक्टली वो MP3 तो वीडियो ट्रांसलेट कर रहा है तो वीडियो, तो जो बकेट होता है एग्जैक्ट डेटा का वो होता है टेम्प अंडरस्कोर नेम। ठीक है। जब आप विंडोज़ XP यूज़ करते थे तो शायद अगर आपने नोटिस किया होगा, सपोज़ करो कोई फाइल आप डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी फाइल आप डाउनलोड करते हैं सपोज़ करो डेस्कटॉप पे, तो आपके पास $_ कुछ इस टाइप का फाइल नेम होता था जब तक डाउनलोडिंग चल रहा है, और जब डाउनलोड कंप्लीट होता था तो ओरिजिनल जो फाइल का नेम नेट पे दिखा रहा था वही फाइल का नेम से रिप्लेस हो जाता होता था। तो ये क्यों होता है? आप %10% देखे होंगे, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में देखा होगा ना, %10%। वो क्या होता है, वो डंप फाइल्स होता है। वो डंप फाइल्स का मतलब जब हमारे सर्वर से डेटा ट्रांसमिट होता है क्लाइंट के साइड, या क्लाइंट से जब डेटा ट्रांसमिट होता है सर्वर साइड, तो टेम्प के अंदर कम्प्लीटली क्या होता है, डेटा जो छोटे छोटे पार्ट्स में आ रहे होते हैं वो टेम्प में सेव होता है। समझ में आया? और जब कंप्लीट ट्रांसमिशन हो जाता है तब वो क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है उस पूरे डेटा का, सेगमेंट्स में जो डिवीज़न होता है उसका अरेंजमेंट होता है। उसके बाद जिस लोकेशन में आपने सेव किया है वहाँ डेटा को मूव किया जाता है। ठीक है। तो ये क्या करता है एग्जैक्टली, जो क्लाइंट साइड में जो पूरा कंप्लीट डेटा था वो कंप्लीट डेटा ये होल्ड करता है। ठीक है। तो आपका जितना नेट स्पीड होगा उतना जल्दी डेटा ट्रांसफ़र होगा इसमें। ठीक है। तो एक तरीके से बोला जा सकता है टेम्पररी डेटा का बकेट है। ठीक है, कि वहाँ से जो डेटा आएगा हमारे पास वो इस पर्टिकुलर बकेट में स्टोर होगा, जितना स्पीड होगा आपका नेट का, पार्ट बाई पार्ट। तो अब चेक करते हैं, अगर एरर का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब कोई ना कोई एरर जनरेट किया होगा, किसी भी टाइप का एरर हो। ठीक है। तो डाई स्टेट पे हमने एरर प्रिंट करा दिया। एल्स, इसका मतलब एरर ग्रेटर देन 0 नहीं है, इसका मतलब एरर का वैल्यू 0 या नेगेटिव में है। इसका मतलब क्लाइंट साइड या सर्वर साइड या ISP में कोई एरर जनरेट नहीं हुआ।
तो कोई एरर जनरेट नहीं हुआ, तो अब हम क्या कर रहे हैं, मूव अंडरस्कोर अपलोडेड अंडरस्कोर फाइल। मूव अंडरस्कोर अपलोडेड मतलब ऑलरेडी जो अपलोड हो चुका है फाइल, कहाँ पर हो गया है अपलोड, टेम्प फाइल में, टेम्प फोल्डर के अंदर %temp% में। तो जो फाइल अपलोड हो चुका है, तो फंक्शन में हमें 3 पैरामीटर और 2 पैरामीटर पास करना होता है। पहला जो होता है क्या, टेम्प, जो टेम्पररी में स्टोर हुआ, और सेकेंड जो पैरामीटर होता है पाथ, जहाँ स्टोर करना है, ठीक है, और फाइल का नेम विथ एक्सटेंशन। तो देखो d:/ मतलब डी ड्राइव में सेव होगा, कॉन्केट कर रहे हैं, किस नेम से सेव करना है, नेम से, जो हमने यहाँ से नेम मंगवाया था, जैसे 1.jpg है तो 1.jpg ही नेम से सेव होगा एग्जैक्टली, ठीक है, या फिर हम जो नेम यहाँ डिफाइन कर देंगे उस नेम से सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद जो यूज़र नेम भेजा था वो भी तो आया था ना यहाँ पर, तो देखो $_post UN, देखो यहाँ था ना UN, ये वो UN भी प्रिंट करेगा, और फिर इको में क्या करेगा, फाइल अपलोडेड, लाइन ब्रेक करेगा, फाइल नेम जो भी नेम का फाइल का, फाइल टाइप जो भी फाइल का टाइप था, और फाइल साइज जो फाइल का साइज था। तो यहाँ से जो भी चीज़ इको कर रहे हैं वो यहाँ पर किस में आएगा, रेस्पॉन्स टेक्स्ट में आएगा ना, यहाँ ये अलर्ट बॉक्स में इसका मतलब एक पूरा डेटा दिखेगा, ठीक है। जो टेक्स्ट फील्ड में लिखे होंगे वो टेक्स्ट फील्ड का डेटा, फिर फाइल का नेम, फाइल का साइज और फाइल का टाइप, ये 4 डेटा हमारे एक अलर्ट बॉक्स में शो अप होगा, ठीक है। अभी देखते हैं डी ड्राइव में सेव होगा, डी ड्राइव में अभी कोई डेटा है कि नहीं, कोई डेटा यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, यहीं पर वो डेटा शो अप होगा। अब रन करते हैं इस प्रोग्राम को। फाइल भी चूज़ कर रहे हैं, पेंगुइन्स, देखना आ गया हमारे पास मैसेज, हेलो लिखा था टेक्स्ट फील्ड में, फाइल अपलोडेड, लाइन ब्रेक का कमांड दिया था, फाइल नेम penguins.jpg था, और देखो फाइल टाइप image/jpeg था, वो jpeg इमेज हमने अपलोड किया, और देखो फाइल का साइज इतना बाइट्स का था, ठीक है। अब जाके देखो इस ड्राइव में हमारे पास एक इमेज आ गया होगा, देख रहे हो, ठीक है, उसी नेम से आया। तो ये फाइल अपलोडिंग है, कस्टम फाइल अपलोडिंग। जिस तरीके से हमने वहाँ पर क्या बनाया है बताओ, एक बटन बनाया है, इनपुट टाइप बटन, आप एंकर टैग बना सकते हो, इमेज टैग बना सकते हो कि उस इमेज पे जब क्लिक करेगा तो वो कुछ भी ठीक चीज़ हो सकता है ना, एक डिप बना सकते हो कि उस डिप पे यूज़र क्लिक करे तो उसको फाइल अपलोडिंग का ऑप्शन दिखे, समझ रहे हो। जिस तरीके से हमने इस बटन का आईडी सेम रखा है उस तरीके से आप उस डिप का आईडी रख दो, H1 का आईडी रख दो, किसी भी चीज़ का जो आईडी रख दोगे उस तरीके से सारा प्रोसेस होगा। तो इस तरीके से एक कस्टम फाइल अपलोड होता है और इसी का यूज़ करना है। तो पहले के टेक्नोलॉजी में इतना हाई नहीं था कि आप बाइनरी डेटा और टेक्स्ट बेस्ड डेटा दोनों का ट्रैवल करा सको, ठीक है, या तो बाइनरी डेटा ट्रैवल होगा या तो कम्प्लीटली टेक्स्ट बेस्ड डेटा ट्रैवल होगा। लेकिन अब जो PHP है वो कम्प्लीटली और एजेक्स के साथ मिलकर क्या करता है, बाइनरी और टेक्स्ट बेस्ड डेटा दोनों दे सकता है। ये सिर्फ इमेज के लिए ही नहीं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। और जैसे आपको रेस्ट्रिक्ट करना है कि भाई 4 MB से ज़्यादा का फाइल कोई अपलोड ना करे, तो ये जो साइज़ है आपका, देख रहे हो ना, ये साइज़ को आप डिटेक्ट कर लो कि अगर ये आप जैसा 4 MB का यूज़ करना चाहते हो तो उसका बाइट्स में निकालो कैलकुलेट करके, और चेक करो क्या इसका साइज़ इतने से बड़ा है। अगर इससे बड़ा है तो भाई एग्जिट कर दो, प्रोग्राम को कम्प्लीटली टर्मिनेट कर दो, ठीक है। और अगर रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हो कि सिर्फ JPEG इमेज ही अपलोड हो, तो देखो आपके पास माइन टाइप आ रहा ना, टाइप में ये टाइप क्या आउटपुट देता है, image/jpg image/png देता है ना। तो आप क्या करोगे, वो जो स्ट्रिंग आ रहा है image/jpg या image/png, उसको आप एक्सप्लोड फंक्शन से पास करोगे स्लैश पे, वो क्या करेगा, एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। पहला डेटा आ गया हमारे पास इमेज, सेकंड डेटा आ जाएगा, उसका एक्सटेंशन क्या है। तो आप एरे का सेकंड इंडेक्स कंपेयर करो, अगर मैच कर रहा है इसे, इसका मतलब वो वैलिड है, अगर मैच नहीं कर रहा है इसका मतलब अपलोड नहीं करने देना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये तो था हमारा कस्टम फाइल अपलोडिंग। आप डाउट क्लियर हो गया? नॉर्मल टाइप से भी दिखा दे रहे हैं, थोड़ा एडवांस टाइप हमने दिखा दिया। तो ये फाइल अपलोडिंग दिख रहा है,
देखो यहाँ हमने यूज़ किया है आंसर में फाइल अंडरस्कोर अपलोड 2.php, मतलब जो डेटा पोस्ट होगा वो किसके पास होगा, फाइल अंडरस्कोर 2.php के पास। मेथड होगा पोस्ट, इंक्रिप्शन टाइप होगा मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, ठीक है, क्योंकि बाइनरी डेटा ट्रैवल करेगा। इनपुट टाइप में फाइल और नेम में रखा है हमने MYF, ठीक है। इनपुट टाइप सबमिट सेंड फाइल, ठीक है। जैसे ही यूज़र इस बटन पे क्लिक करेगा पूरा का पूरा डेटा इसके पास चला जाएगा, ठीक है। इसमें देखना अब क्या किया हमने, MYF नेम ले लिया, MYF टाइप ले लिया, साइज ले लिया, एरर ले लिया और टेम्प नेम ले लिया, ठीक है। इस डेटा से आप वर्क कर सकते हो, या फिर हम क्या कर सकते हैं, देखो सेकंड और कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। $_ में MYF कर दिया हमने, तो वो पूरा टेक्स्ट फील्ड का पूरा एड्रेस किसके पास स्टोर हो गया, डॉलर फाइल में, ठीक है। अब हम $_ डबल पैरामीटर ना यूज़ करके $_ फाइल यूज़ कर सकते हैं। मतलब $_ फाइल को अगर देखा जाए तो इतना सारा चीज़ तो हमने उसके अंदर स्टोर कर लिया, $_ फाइल के अंदर कर लिया है ना, डॉलर फाइल के अंदर। तो यही चीज़ अगर कॉपी करके इसको रिप्लेस करेंगे तो सेम चीज़ होगा। ये लिखो या फिर जो नीचे लिखे थे वैसे लिखो, दोनों सेम चीज़ है ना, कोई डाउट है? तो ये शॉर्टकट मेथड है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, समझ में आया? इस टाइप से। तो MYF का पूरा एड्रेस हमने फाइल में स्टोर कर लिया, तो अब हम क्या करेंगे, डॉलर फाइल मतलब $_ फाइल्स MYF हो गया इसके जगह, रिप्लेस होकर मैथ्स का सिंपल रिप्लेस तरीके से। और नेम आ गया, टाइप आ गया, साइज़ आ गया, एरर आ गया, टेम्प नेम आ गया। सेम चीज़ अगर ग्रेटर देन 0 है तो एरर जनरेट होगा, अदरवाइज मूव _uploaded_ फाइल को आइटम मतलब जिसको भेजना है। तो ये आइटम क्या है एग्जैक्टली, डेटा टेम्प में जो स्टोर किया हुआ है टेम्प, और ये क्या है हमारा एड्रेस जिसमें जाएगा डेटा, और जिस नेम से जाएगा उस नेम पर। यही था, सिंपल है ना। तो आपके पास जो प्रोसेस है, या तो आप इस तरीके से लेंदी प्रोसेस स्टोर कर लो, या फिर ये शॉर्टकट प्रोसेस अप्लाई कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों सेम काम करेगा। सर आपने मेरे टेम्प ऑफर है, हाँ, उसका भी साइज है उससे ज़्यादा, जितना सी ड्राइव का साइज होता है, खाली ब्लैंक जितना है, ठीक है। अगर 80 GB ब्लैंक सी ड्राइव है तो टेम्प का सूज कितना होगा। INI से इसका कुछ रहता है, वो मैक्सिमम अपलोड साइज ना, उससे अगर कम ज़्यादा कर दिया तो हाँ। तो फिर यहाँ पे साइज, मतलब जो काम मैं यहाँ पे साइज को चेक करके कर रहा हूँ वो काम मैं वहाँ से भी कर सकता हूँ। लेकिन वहाँ से करने का मतलब क्यों छोटे छोटे सिक्योरिटीज़ को वहीं इम्प्लीमेंट करें। सपोज़ करो आपको कहीं एक ही वेबसाइट में 3-4 फॉर्म है आपके पास, या फिर सब डोमेन में 3-4 वेबसाइट्स रन कर रहे हैं। एक में आपको देना है कि भाई सॉफ्टवेयर भी अपलोड कर ले यूज़र, अब वो 1 GB का भी हो सकता है, 2 GB का भी हो सकता है। एक तरफ आप बायोडाटा ले रहे हो जो बोलते हो कि आप 5 MB से ज़्यादा का नहीं होगा, तो अगर HTXS में कर दी हो तो रूल सब जगह अप्लाई करेगा ना, पूरे डोमेन पे। तो इसीलिए HTXS से तभी करना है जब आपके पास नॉर्मल एक ही वेबसाइट रन कर रहा है, ठीक है। मतलब HTXS में कोई भी सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करोगे तो सब में इफेक्ट करेगा वो। तो फाइल अपलोडिंग तो देख लिए कि किस तरीके से होता है। तो ये फाइल अपलोडिंग सर्वर साइड का है, लेकिन किसी ड्राइव में, ठीक है। अब सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, फाइल अपलोडिंग ऑन सर्वर साइड किसी फोल्डर के अंदर। अब देखना, इसमें भी सेम चीज़ हमने किया है, टाइप है, सारा चीज़ सेम है, ठीक है। वहाँ MYF लिखे थे, यहाँ माई फाइल लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमने सिर्फ क्या किया है, एक सक्सेस नाम का वेरिएबल बनाया, move_uploaded_ फाइल नाम का हमने फंक्शन को कॉल किया। कॉल करने के बाद डायरेक्ट पैरामीटर हमने देखो $_ फाइल्स माई फाइल टेम्प नेम, जो टेम्परेरी का डेटा था बफर, यहाँ वही देते थे ना, कॉमा ये अपलोड्स नाम का फोल्डर का नेम जो हमने यहीं पर बनाया है, देखो अपलोड्स नाम का फोल्डर, ठीक है। इसी के अंदर इमेज आएगा जो भी डेटा अपलोड होगा, क्योंकि ड्राइव का नेम नहीं लिखे हैं, मतलब जहाँ करंट फाइल होता है वहीं पर जाता है ना, ठीक है। स्लैश मतलब उसके अंदर $_ फाइल्स MYF जो नेम था फाइल का, जो अपलोड किया हुआ फाइल का नेम था, एग्जैक्टली वो फाइल का नेम किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं किया, डायरेक्टली हम यहीं एक्सेस करके यहीं इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये अगर ट्रू हो गया, अगर फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो गया तो देखो ये ट्रू रिटर्न देगा, ट्रू रिटर्न देगा तो अपलोडेड प्रिंट करेगा एज पार्ट में, कुछ लिखा नहीं हम, ठीक है। तो देखो ये इमेज के अंदर हमारे पास अपलोड के अंदर ऑलरेडी
चार इमेज पड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें कोई एक सपोज करो पेंगुइन नाम का फाइल अपलोड करेंगे, ठीक है। पेंगुइन चूज फाइल, पेंगुइन अपलोड हो गया। इसको रिफ्रेश करेंगे, देखो आ गया, ठीक। तो ये था किसी पर्टिकुलर सर्वर के किसी फोल्डर के अंदर। वो इससे पहले वाला एग्जांपल था सर्वर साइड ऑन एनी ड्राइव, ठीक है। तो वो था जो सेकंड नंबर वाला, वो किसके लिए था? बैकअप के लिए था, ठीक है। जो पहला वाला हमने पढ़ा था वो बैकअप के लिए था, और सेकंड वाला जो पढ़ा था वो रियल इम्प्लीमेंटेशन है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सपोज करो कोई भी हमारा सी ड्राइव में डेटा होगा, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट होगा पूरा डेटा गया, बैकअप नहीं हो सकता। सेम चीज़, तो हम क्या करेंगे, अगर डी ड्राइव से डेटा हम टोटली सोचो कि हमने डी ड्राइव में सेव किया है, तो जब भी आप वेबसाइट एक्सेस करोगे तो वो डी ड्राइव से डेटा को लेगा, उसके बाद आपके पास आउटपुट देगा, स्लो प्रोसेस होगा, ठीक है। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, दो जगह बैकअप रखते हैं। सी ड्राइव में हमारा एक्चुअली जो फाइल रहेगा वो हमें सर्विस प्रोवाइड करने के लिए रहेगा, और दूसरा जो होगा बैकअप के लिए होगा। तो जो हमने बैकअप के लिए बात कर रहे हैं कि हमारा सी ड्राइव में भी हो और डी ड्राइव में भी हो, तो क्या करना होगा, यही वाला दोबारा फंक्शन यूज़ करेंगे, वहाँ ड्राइव वाला तो यूज़ कर लेंगे, सेम डेटा रहेगा बाकी, तो दोनों जगह फाइल अपलोड होगा एक साथ, ठीक है। और एक थर्ड पढ़ेंगे अब, फाइल अपलोडिंग ऑन टेबल। कैसे किसी डेटाबेस के टेबल के अंदर फाइल अपलोड करना है, लेकिन अब उसको अभी नहीं कर सकते हैं जब तक PDO नहीं कंप्लीट करते हैं, ठीक है। PHP डेटा ऑब्जेक्ट, जिस तरीके से हम बोल रहे थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस कनेक्टिविटी, जैसे आज की क्लास आप पढ़ रहे थे MySQLi_connect जो प्रीवियस क्लास किए थे, उससे फाइल अपलोड नहीं करने देता है करंट वर्जन, ठीक है। कम्प्लीटली PDO के थ्रू अपलोड होगा। तो कहीं ना कहीं टेबल के अंदर अब ये इमेजेस होंगे, MP3s होंगे, कोई भी चीज़, सारा चीज़ टेबल के अंदर स्टोर होगा। अब डिपेंड करता है आप पे कि ये नहीं कि सारा का सारा टेबल के अंदर ही इमेजेस और JPEG फॉर्मेट वगैरह सब चीज़ स्टोर करने लगो। जितना डेटाबेस हेवी होगा उतना हमारा वेबसाइट स्लो चलेगा, ये भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। बना सकते हो सब कुछ, लेकिन स्लो चलेगा। ई-कॉमर्स की इमेजेस होती है वो डेटाबेस में? नहीं, उसका URL सिर्फ डेटाबेस में होता है, पाथ इमेज का। इमेज एक्चुअली में फोल्डर में ही होगा, पाथ स्टोर होता है डेटाबेस में, बस। कि वो फोल्डर आपको फाइल कहाँ अपलोड हुआ उसका सिर्फ पाथ स्ट्रिंग टाइप में सेव होता है डेटाबेस के अंदर, बस। तो विदाउट PDO भी कर सकते हैं? हाँ, विदाउट PDO भी कर सकते हैं वो, लेकिन हम इमेज को ही टेबल के अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? नहीं ना? अब इन केस इनपुट टाइप फाइल वगैरह तो देखा है ना। अब अगर हमें सपोज करो सारा चीज़ डायनेमिक जनरेट करना है, कि हम किसी यूज़र का ID पास करेंगे और उसका पूरा डिटेल्स हमारे पास फॉर्म में आना चाहिए, कोई आइडिया है? कोई भी ID हम यूज़र का प्रोवाइड करेंगे जो ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि अगर उस किसी पेज को अगर हम वो ID पास करें तो उसका फॉर्म जनरेट करके वो पूरा आउटपुट फॉर्म में दिखेगा। कहने का मतलब कि ईको के अंदर लिखेंगे। ये हमारे पास सपोज करो लॉगिन और रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। जब हम लॉगिन कर रहे हैं सपोज करो राम और 1 2 3, तो ये राम आ रहा है ना, हम चाहते हैं कि जो डेटा यहाँ आ रहा है वो टेक्स्ट फील्ड में ही दिखे फॉर्म के अंदर। तो कैसे दिखेगा? एक हम करके दिखा दे रहे हैं। इको के अंदर इनपुट login.php, क्या इको के अंदर इनपुट टाइप ये आ रहा है हमारे पास। सपोज करो हम यहाँ PHP क्लोज करते हैं और यहाँ PHP स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने यूज़ किया सपोज करो इनपुट टाइप टेक्स्ट, सपोज करो वैल्यू, जो भी चीज़ वैल्यू में लिखते हैं वो आउटपुट में आता है ना,
अब ये वैल्यू ही तो डायनेमिक होगा। डायनेमिक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे कोड को यहाँ से कट करते हैं और यहाँ PHP के अंदर लिख देंगे। ठीक है। अब ये जो डेटा आउटपुट देगा हमारा किस टाइप का देगा, फॉर्म में देगा। आ रहा है फॉर्म के अंदर। तो इस तरीके से सारा काम करना है। अब हम चाहते हैं कि जो भी डेटा हमारे डेटाबेस में, एक सपोज करो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की बात करो या एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम की बात करो, किसी भी चीज़ की। अब यूज़र फर्स्ट टाइम जब ज्वाइन किया था किसी कंपनी को, उसका कोई सपोज करो एड्रेस कुछ और था या फिर कॉन्टैक्ट नंबर कुछ और था। तो कुछ महीने वर्क करने के बाद सपोज करो वो अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लिया या एड्रेस चेंज कर लिया, तो वो कहीं ना कहीं आपके पास आकर बोलेगा भाई एड्रेस ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम, नया एड्रेस अपडेट करने के लिए। तो नया अपडेट कैसे आप करोगे, तो कहीं ना कहीं आप एडिट का ऑप्शन रखोगे तभी तो। हर कोई तो डेटाबेस में जाके अपडेट क्वेरी तो चलाएगा नहीं SQL का। तो कहीं ना कहीं हमें ग्राफिकली सारा चीज़ प्रोवाइड करना होगा। आपको क्या लगता है कि बैंक में जितने लोग काम करते हैं क्या वो एक टीवी होते हैं? नहीं, वो तो एक नॉर्मल एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म पे ही वर्क करते हैं। एडिट करना, मॉडिफाई करना, डिलीट करना, उनके पास बटन होता है, उस पर क्लिक करते चले जाते हैं, ग्राफिकली सब कुछ होता चला जाता है। तो हमें उस टाइप का ORM बनाना है। CRM बोलिए या ORM बोलिए। ऑब्जेक्ट पे वर्क करोगे तो ORM हो जाएगा, विदाउट ऑब्जेक्ट पे करोगे तो CRM हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ बनाना है। हाँ, ORM और CRM क्या है? ऑब्जेक्ट पे सारा काम करोगे, यही एडिटिंग का, डिलीटिंग का, मॉडिफिकेशंस का सारा चीज़। तो कंप्लीट सॉफ्टवेयर जो पैकेज बनेगा आपका वो ORM होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। और विदाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब CRM होगा। मतलब अगर OOPS का कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ किया और सेम चीज़ को डेवलप करेंगे तो CRM बोलेंगे, अगर ऑब्जेक्ट के थ्रू बनाए तो ORM बोलेंगे। ठीक है। तो वही चीज़ टारगेट है कि हमारा उस टाइप का प्रोजेक्ट बनना है कि सारा चीज़ विदाउट SQL कमांड्स का सारा काम कर सके, जिसको आप सॉफ्टवेयर भेजोगे। लेकिन हम लोग तो एज अ डेवलपर वर्क करेंगे तो SQL भी आना ही चाहिए, क्वेरी तो हम ही लोगों का होगा। लेकिन बस यही डिफरेंस होगा, वो क्वेरी हमें डायनेमिक बनाना है। जिस तरीके से अभी कोई यूज़र रजिस्टर कर रहा है, क्वेरी एक ही लिखा है ना हमने, इंसर्ट इनटू E2B स्टूडेंट्स नाम का है टेबल, लेकिन वैल्यूज़ डिफरेंट जा रहे हैं डेटाबेस के अंदर। तो उसी टाइप का क्वेरी हमें डायनेमिक जनरेट करना है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो अपने आप को अल्टर कर सके कि यूज़र क्या करना चाहता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप प्लीज़ बोलो कि jQuery का क्लासेस जल्दी अरेंज करें। ठीक है। हम भी लिमिटेशंस में रह के पढ़ाएंगे, कोई मज़ा नहीं आएगा। आपको बोलेंगे क्लिक डायनेमिक जनरेट करने के लिए, आप नहीं कर पाओगे। फिर हम तो jQuery पढ़ाएँ कि यहाँ PHP समझ में नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं आप प्लीज़ बोलो कि हाँ jQuery का क्लास अरेंज हो जाए और कर लो। ठीक है। मैम से बोलो कि वो jQuery की रिक्वायरमेंट है, अपने आप मैम अरेंज करेगी jQuery का क्लास और फिर PHP के लिए बैठो, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। 1 या 2 क्लास ही jQuery का होगा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा हम डेवलपर्स को ज़रूरत ही नहीं होती एनिमेशन में, समझ रहे हैं ना। तो इतना jQuery का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि हम जब ID से क्लिक करें या कोई चीज़ को फाइंड करने की ज़रूरत पड़े, किसी का क्लास रैंडमली ऐड और रिमूव करने की ज़रूरत पड़े तो कैसे कर सकते हैं। इतना चीज़ आप कर लोगे तो बाकी चीज़ तो हमारे ऊपर छोड़ दो। ठीक है। तो 2 क्लास में आपका jQuery ख़त्म हो जाएगा। आप मैम से बोलो कवर अप करवा लो। ठीक है। क्योंकि अब एजेक्स यूज़ करेंगे, एजेक्स भी आप रटते हो कहीं ना कहीं इस तरीके से कि हाँ ये यहाँ क्लिक हो रहा है, ये क्लिक हो रहा है, तो फ़ायदा नहीं है ना। क्योंकि अब डेटाबेस पे आ गए तो सर्च बार हमें डायनेमिक बनाना है। तो यूज़र जैसे ही सर्च करेगा, हमारे सर्च बार का डेटा विदाउट रिलोडिंग का वहाँ पर दिखना चाहिए। यूज़र जैसे फेसबुक में आप किसी फ्रेंड को सर्च करते हो, प्रोफाइल पिक्चर्स के साथ आता है ना सब चीज़, तो वो कैसे हम लोग बना सकते हैं जब तक एजेक्स। अभी तो एजेक्स नॉर्मल था कि हाँ डेटा एक ट्रांसफ़र किया, वहाँ से ही को करा गया, आउटपुट आ रहा है। अब एजेक्स भी डायनेमिक होने लगेगा सब चीज़। अभी सारा काम आप एजेक्स में क्या कर रहे हो, हेड पार्ट में रख रहे हो ना। अभी हमारे पास मजबूरी होगा कि हमारे जैसे जावास्क्रिप्ट की बात करें, आपके पास 2 ऑप्शन होता है, या तो हेड में स्क्रिप्ट को यूज़ कर लो या तो बॉडी में इसको यूज़ कर लो। लेकिन अभी हम ऐसा सिचुएशन ला के दिखाएंगे कि हेड में आप कोडिंग लिख के थक जाओगे, वो रन ही नहीं करने देगा। ठीक है। तो कहीं ना कहीं बॉडी एरिया में लिखना पड़ेगा, और ये सिचुएशन तभी आएगा जब आप एजेक्स यूज़ करोगे साथ में।
विदाउट एजेक्स का ऐसा सिचुएशन जनरेट नहीं होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप प्लीज़ बोल लो कि हाँ क्लासेस अरेंज कर दें, तभी फ़ायदा है आगे पढ़ने का हम लोगों का, क्योंकि अब सब बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। तो किस तरीके से अब एक्टिविटीज़ आपने पढ़ लिया है, अब उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है कि कहाँ सेशन का यूज़ करें, कहाँ हम कुकीज़ का यूज़ करें, कहाँ इंटरप्शन का बेसिक टू कोर एल्गोरिथम लगाएंगे, कहाँ SHA-1 या MD5 का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर पासवर्ड रिमेंबर का ऑप्शन कैसे बनाएंगे, जैसे होता है कि अब कोई भी यूज़र रजिस्टर होता है तो डायरेक्ट लॉगिन करने तो नहीं दिया जाता है ना, पता है आपको भी। हाँ, नॉर्मल वेबसाइट्स में देते हैं, लेकिन अगर एक प्रोफेशनल वेबसाइट की बात करें या सिक्योर्ड वेबसाइट की बात करें, वो आपके मेल में जैसे 000webhost.com में था, आपके मेल में एक URL लिंक भेजा था, आप उस URL लिंक पे जब तक क्लिक नहीं करते थे तब तक आपका अकाउंट एक्टिव नहीं होता था। तो कैसे बनेगा वो सब चीज़, तो कहीं ना कहीं अब हमें एडवांस पे जाना पड़ेगा ना। तो सेम चीज़ है कि अब थोड़ा एजेक्स आप JPD का क्लासेस ले लो, क्योंकि अब दिक्कत होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। और HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो हमेशा है कंपलसरी, वो याद रखना ही पड़ेगा आपको। अब धीरे धीरे अब हम लोग एक एडवांस की तरफ मूव कर रहे हैं, सारा चीज़ अब कहीं ना कहीं मेल फंक्शन भी यूज़ करने लगे हैं, कहीं ना कहीं अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी यूज़ होने लगेगा, और फिर PDO भी आने लगेगा। तो एक्सेस SQL इंजेक्शन से प्रिवेंट करना है अभी हमें। अभी जो आप देख रहे हो ये आउटपुट, ये एग्जैक्टली बोला जा सकता है कि एक प्रॉपर ऑथेंटिकेशन नहीं है। जैसे सपोज कीजिए 5 पॉइंट समथिंग है बता रहे हैं अभी, .5.2, ठीक है। जैसे ये है SQL इंजेक्शन, SQL इंजेक्शन देखने की कैसे अब यूज़ होता है SQL इंजेक्शन, ठीक है। सेलेक्ट नेम ID फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ID इक्वल्स टू समथिंग, कोई भी ID होगा। तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक डेटाबेस बनाना होना चाहिए PDO नाम का, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक डेटाबेस बनाते हैं PDO का। आपको दिखाई देते हैं कि आज SQL इंजेक्शन क्या होता है, क्योंकि उतना चीज़ तो पढ़ ली हो। PDO नाम का ऐसे डेटाबेस बना रहे हैं, जैसे ABCD है वैसे PDO बना रहे हैं, ठीक है। फिर हमें कौन सा टेबल चाहिए, स्टूडेंट नाम का टेबल चाहिए, जिसमें ID होगा और नेम होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट नाम का टेबल बनेगा, ID और नेम, तो कॉलम चाहिए ID ऑटो इंक्रीमेंट, और एक होगा नेम वायर कैर, कुछ भी कर देते हैं 150 अल्फ़ाबेट्स का, वो करते हैं सेव, ठीक है। अब इसमें डेटा डालते हैं, इंसर्ट, सपोज करो यहाँ डाल दिया ID इंसर्टेड, ठीक है। देखा आ गया, राम और मोहन, दो डेटा हमारे पास आ गया। अब देखना है इसके अकॉर्डिंग, अगर हम यहाँ पर कुछ ऐसा लिखते हैं 1, तो हमारे पास सिर्फ 1 का डेटा आना चाहिए, आ रहा है। और अगर हम यहाँ लिखे 2, तो सिर्फ सेकंड नंबर डेटा आना चाहिए, आ रहा है। लेकिन हैकर क्या करता है, यहाँ लिखता है 5, तो कोई डेटा नहीं आएगा ना, ब्लैंक दिख रहा है। हम 5 में ही दोनों डेटा फेच करके दिखाते हैं, 5 और 1 इक्वल टू 1, देख रहे हो। हमने क्या लिखा, 5 और 1 इक्वल टू 1। तो हैकर यही सब चीज़ फॉर्म खोजता रहता है कि कहाँ फॉर्म हमारे पास है,
और हर जगह फॉर्म के इनपुट टाइप में हम हमेशा वो इस टाइप का क्वेरी चला के देखता है, अटैक करता है। और देखा आपके सामने पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट होकर आ चुका। ठीक है, सारे आ जाएंगे, जितने भी होंगे सारे आ जाएंगे। इसको समझ सकते हैं आप खुद देखिए, 5 टेबल में है क्या? आईडी 5 है नहीं। फिर कंडीशन जा रहा है और 1 = 1। ध्यान दो, अब यहाँ पर क्या कोडिंग का मेन जो फंडा है यहाँ पर से हो रहा है। सेलेक्ट नेम कॉमा आईडी फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी = 5 और 1 = 1। ये जो क्वेरी था, ये क्वेरी क्या है? वो टेक्स्ट फील्ड का जो डेटा एंटर हुआ था वो डेटा आ रहा है रैंडम में। तो इनडायरेक्ट वे में यहाँ क्या हो रहा है, क्वेरी का आपने क्या डाला था देखना, क्वेरी में कुछ ऐसे डाला था ना, 5 मतलब 105 या कुछ भी, और 1 = 1 मतलब इनडायरेक्ट वे में ये चीज़ यहाँ आ रहा है, ध्यान देना। और इसके इन्वर्टेड कॉमा के बाद का डेटा देखो ही नहीं। ठीक है, अब ये पूरा हमारा एक SQL कमांड पड़ गया, बन गया। देखो, सेलेक्ट नेम कॉमा आईडी फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी = 105 और 1 = 1। 1 के 1 की इक्वल टू है ना, मैच तो करेगा ही। या 5 = 5 लिख दे तब भी मैच करेगा, 10 = 10 लिख दे वो तब भी मैच करेगा। तो हमेशा दोनों तरफ मैच कर रहा है, तो और का मतलब ये होता है या तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो या तो सेकंड कंडीशन ट्रू हो। दोनों में से कोई भी ट्रू होगा, सेलेक्ट क्वेरी चल जाएगा। तो देखो, इस तरीके से मैलिशियस कोड डाला जाता है। तो इसको बोला जाता है कि एस्केलेशन। और ये प्रिवेंट कर दिया अब हमने। देखो, अब यहाँ से दोनों में से स्लैश हटा दिया। अब इसको रन करके देखो, एग्जैक्टली वो डेटा होगा तभी देगा आउटपुट, अदरवाइज नहीं देगा। 1 है दिया डेटा, 2 है डेटा दिया, 3 है डेटा नहीं देगा। ठीक है, और 1 = 1 नहीं कर पाया वो अटैक। इस तरीके से प्रिवेंट करना पड़ेगा आपको सारा चीज़। ठीक है, तो एग्जैक्टली अब इस अटैक को देखना, प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या किया, जो क्वेरी आया था। ठीक है, देखो ये क्वेरी क्या है, $_post SQL क्वेरी जो भी था हमारे पास ये टेक्स्ट फील्ड। देखो SQL क्वेरी का हमने नाम ही रखा है, SQL क्वेरी रखा है इस टेक्स्ट फील्ड का। $_post टाइप से डेटा आया था, ये क्वेरी आ गया। कुछ इसी टाइप का क्वेरी आया होगा, 105 और 1 = 1 किसी भी टाइप का क्वेरी हो। अब हमने क्या किया, एरे का एक्सप्लोड फंक्शन यूज़ किया, वाइट स्पेस पे एक्सप्लोड कर रहे हैं इस क्वेरी को। ठीक है, तो अब क्या होगा एक्सप्लोड क्वेरी में, देखो 0 नंबर, इस ये जो एक्सप्लोड फंक्शन होता है क्या रिटर्न देगा, एरे देगा ना। तो एरे रिटर्न देगा, तो देखो सबसे पहला 0 नंबर में क्या आ गया 105, 1 नंबर इंडेक्स में क्या आया होगा, और 2 नंबर इंडेक्स में क्या होगा 1 = 1। तो हम क्या कर रहे हैं, ये क्वेरी में क्या चीज़ आएगा, पूरा का पूरा 3 इंडेक्स आया, इस क्वेरी में ही ओवरराइट कर रहे हैं क्वेरी का 0 नंबर इंडेक्स। अब क्वेरी के पास क्या है 105 है ना, और देखो वही आईडी = 105 जा रहा है यहाँ। बाकी डेटा हम ले ही नहीं रहे, कुछ भी डाले पीछे। अगर मैं रोल नंबर बाद में डालूँ, सपोज दैट मैं रोल नंबर से अगर मैं 1 = 1 और 5 करूँ तो 1 = 1 कैसे पॉसिबल है, आईडी = 1 = 1 ये कोई स्टेटमेंट है, करने देगा। ठीक है, अब थोड़ा आइडिया लगाने लगो, अब क्वेरीज किस तरीके से चलेगी। ठीक है, तो ये SQL क्वेरीज ये सोचो नहीं कि इसी तरीके से चलेगा, अटैक जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं। इसलिए मैक एड्रेस की भी ज़रूरत पड़ती है, सेशन फॉर्जिंग भी रोकना होता है, सेशन हाईजैकिंग भी रोकना होता है, IP एड्रेस को भी ट्रेस करके करना पड़ता है काम। बहुत सारे चीज़ है, डेटाबेस पे भी आपको चारों तरफ से सिक्योरिटी रखोगे ना तो कोई एक सिक्योरिटी ब्रेक करेगा, बाकी सिक्योरिटी तो है ना। डेटाबेस में भी आपने सिक्योरिटी डाल दिया, जो भी यूज़र आ रहा है उसका रैंडम ID जनरेट करके आपने डेटाबेस में डाल दिया, वो भी अपडेट हो रहा है पेज टू पेज। सेशन हाईजैकिंग भी आपने रोक लिया है, आप सेशन में डेटा हर पेज पे चेक कर रहे हो कि वो डेटा एग्जिस्ट कर रहा है तभी ये डेटा एक्सेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब भी यूज़र हमारा एक पेज से दूसरे पेज जा रहा है, सेशन का ID रीजनरेट हो रहा है। फिर IP एड्रेस ट्रेस करके आप मैक एड्रेस भी चेक कर रहे हो,
फिर GUID भी पढ़ाया था, ग्राफिकल ग्लोबल यूनिक आईडी, वो भी आप जनरेट कर रहे हो, वो भी हर पेज में चेक कर रहे हो। आप डेटाबेस को भी इंटरप्ट कर चुके हैं कि अगर डेटाबेस इन केस हैक भी हो जाता है फिर भी हमारे पास डेटा प्रिवेंटेड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चारों तरफ की सिक्योरिटीज़ आपको देनी पड़ती है कि एक सिक्योरिटीज़ ब्रेक हो फिर भी हमारे पास इतने सारे सिक्योरिटीज़ रहेंगे कि यूज़र उसको जब तक बाईपास नहीं करेगा तब तक जा ही नहीं सकता है कुछ। आप सपोज करो सेशन पे डिपेंडेंट हो गया, सारा चीज़ सेशन में आपने सिक्योरिटी डेवलप कर दिया या सेशन हाईजैक हो गया, फिर क्या कर लोगे? मैक एड्रेस पे भी आपने वर्क कर लिया, फिर वो भी हैक हो गया, तब आप क्या कर लोगे? तो कहीं ना कहीं हर चीज़ एक दूसरे पर डिपेंड रहेगा कि एक सिक्योरिटी ब्रेक किया तो दूसरा सिक्योरिटी उसे रोकेगा डेटा एक्सेस करने से, सेकेंड सिक्योरिटी भी ब्रेक कर दिया तो थर्ड सिक्योरिटी रोकेगा उसे डेटा एक्सेस करने से। तो एक कंप्लीट सिक्योर साइट बनाने का मतलब ये नहीं कि किसी एक चीज़ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दिया आपने, सेशन के थ्रू प्रोवाइड कर दिया या डेटाबेस रिगार्डिंग प्रोवाइड कर दिया या इसकी एक्सेस के थ्रू प्रोवाइड कर दिया। डेटा सिक्योरिटीज तो हर समय प्रोवाइड करना जावा पे। हाँ, जावा एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें एक्सटेंशंस कोई प्री डिफाइंड नहीं है वेबसाइट के लिए, वो खुद अपना एक्सटेंशन जनरेट कर लेगा। आपका .doc फाइल उसमें चलने लगेगा, .jpg डाल लो, फाइल ओपन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक्सटेंशन वो XML पर डिपेंड करता है, उसका एक्सटेंशन XML के अंदर डिफाइन होता है, web.xml के अंदर। उसकी तो कंपैरिजन आप मत कीजिए, आप कोई भी जावा से बना हुआ साइट को आप डिटेक्ट भी नहीं कर पाओगे कि वो जावा से बना हुआ है। तो अलग अलग टेक्निक है, जावा की कंपैरिजन मत करो किसी से भी, लेकिन हाँ PHP में भी सिक्योरिटीज है, ठीक है। अब जाके आप अपने तरीके से फाइल अपलोडिंग भी कर लेना, एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है, फाइल अपलोडिंग। और आपने एक फॉर्म बनाना है रजिस्ट्रेशन का और लॉगिन का, कंप्लीट फॉर्म जो डेटाबेस में जाएगा कंप्लीट डेटा के साथ, और भी सिक्योरिटीज़ मतलब base64 इनकोड डिकोड फंक्शन यूज़ करके, ठीक है, जो प्री स्टडी की वाला बताते हैं। जो ऑफिशियल वेबसाइट पर होती है, जो रिज्यूम वगैरह अपलोड करते हैं, तो वो रिज्यूम अपलोड करने के बाद उनके सर्वर के फोल्डर में जाके अपलोड करेंगे।